हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक आंसर स्क्रिप्ट ओरिजिनल कैंडिडेट रिस्पांस चेक्ड पेपर फ्रॉम कैम्ब्रिज। ठीक है, इस स्टूडेंट ने 34 मार्क्स स्कोर किए और सी ग्रेड हासिल किया। डिस्पाइट सेइंग के ये बच्चा जो है अबव 50 का कह रहा था कि मेरा पेपर हुआ है और मेरे इजीली अबव 50 आ जाएंगे, बट ही गॉट 34 मार्क्स। ठीक है, तो ज़रा हम देखते हैं कि इस बच्चे ने क्या क्या मिस्टेक्स की और क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, राइट, ताकि आप लोगों को भी पेपर, क्योंकि 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, और ताकि आप लोगों को उसके लिए गाइडेंस मिल जाए। चलें जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। टेबल 1.1 लिस्ट सम फिजिकल क्वांटिटीज़, आइडेंटिफाई विच क्वांटिटीज़ आर वेक्टर्स एंड विच आर स्केलर्स। तो बेटा देखें, उसने एक्सेलरेशन को मेंशन कर दिया वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यू नो एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और उसने यहाँ वेक्टर गलत मेंशन किया। ठीक है, तो उस बच्चे को 1 मार्क मिला इसमें। आप क्वेश्चन से देख सकते हैं कि एक टिक है और एक क्रॉस है, ये एग्जामिनर की तरफ से लगे हुए हैं ये दोनों। ठीक है, तो जितने टिक होते हैं उतने ही मार्क्स मिलते हैं बच्चे को, और जो क्रॉस है वो इंडिकेट करता है कि मार्क्स लूज़ किए उतने ही बच्चे ने। एक क्रॉस का मतलब है उसने 1 मार्क लूज़ कर लिया। हालांकि स्पीड और टेम्परेचर भी ठीक है, तो इससे आप लोग ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि 5 टिक्स करने थे और जस्ट 2 मार्क्स का था, और एक भी अगर गलत हुआ तो उस बच्चे ने 1 मार्क लूज़ किया। ओके, अगर आपके 2 गलत हों तो भी आप 1 मार्क ही लूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद देखें कि ये क्वेश्चन है अ कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स एफ एक्स ऑन अ कार ऑफ मास एम, द कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट। अब उसने यहाँ हिंट दे दी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट इज एस, स्पीड ऑफ कार इज वी। ओके, अब क्वेश्चन में उसने कहा यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन ऑन द कार, राइट। तो आप स्टार्ट करेंगे वर्क डन की डेफिनेशन से। तो इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक किया कि वर्क डन की डेफिनेशन से स्टार्ट किया। ऑल्दो उसने जो पहले सोल्यूशन किया था उसमें यहाँ कुछ मिस्टेक की थी, तो लेकिन उसने इसको कट करके, देखें उसने ज़बरदस्ती आंसर शायद बनाने की कोशिश की थी, तो 1/2 नहीं आ रहा था, तो उसने ये दोबारा से कट करके ठीक कर लिया और मार्क्स मिल गए। तो यानी ये भी ज़रूरी है कि अगर आप चेंज करें तो आपने अपने जो रिजेक्टेड सोल्यूशन है ना उसको मुकम्मल तौर पे कट करना लाजमी है। ठीक है, अगर उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो एग्ज़ामिनर जो है, जो देखो एग्ज़ामिनर अब क्या करेगा कि अगर आपने इस पार्ट को कट नहीं किया और ऐसे ही छोड़ दिया तो एग्ज़ामिनर आपको इस पार्ट के अकॉर्डिंग नंबर अवॉर्ड करेगा। ठीक है, तो 1 या 2 मार्क्स दे सकता है फिर। तो अब इस बच्चे ने ये काम ठीक किया कि इसने सारे को काट दिया। ठीक है, तो एग्ज़ामिनर ने जो कट नहीं किया हुआ पार्ट था उसके अकॉर्डिंग चेक कर लिया। ओके, ठीक है, उसके बाद ये फाइन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी थी उसने कर दी, ये 1 टिक है, 1 मार्क मिल गया बच्चे को। ओके, उसके बाद बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड 5.8 वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स इज दिस, डिटरमिन एवरेज आउटपुट पावर। ओके, अब उसने इस क्वेश्चन में इस स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक की कि उसने कहा है एवरेज आउटपुट पावर, उसने ये नहीं कहा कि यूजफुल आउटपुट, टोटल आउटपुट मीन्स उसने कहा है कि क्या होगी। ठीक है, तो उस लिए इन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करने की बजाय यहाँ पे ऐड करना था। ठीक है, ऐड करने से आउटपुट एनर्जी आती है और डिवाइड बाय टाइम करके जो है वो आउटपुट पावर कैलकुलेट की जा सकती थी। ठीक है, लेकिन उसने पावर का फॉर्मूला यहाँ ठीक लिखा है। ठीक है, तो एग्ज़ामिनर ने, मैं इसका अपना कलर चेंज कर लेता हूँ, एग्ज़ामिनर ने ये 1 टिक लगाया, मीन्स उसने 1 मार्क इस क्वेश्चन में उस बच्चे को दे दिया ड्यू टू फॉर्मूला, राइट। उसके बाद यहाँ पे एट टाइम ऑफ 5.8 सेकेंड स्पीड बिकम्स कांस्टेंट, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर आउटपुट इज ग्रेटर देन, लेस देन और सेम एज आउटपुट पावर बिफोर, राइट। सो अब यहाँ पे क्योंकि उसने ये कहा है कि स्पीड कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट स्पीड हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, इट मीन्स आउटपुट पावर विल बी लेस। सो रॉन्ग रीजनिंग, मार्क्स डिडक्टेड। ओके, इसके बाद देखें इसने डिफाइन द मोमेंट
ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट डेफिनेशन लिखनी थी। अब इस स्टूडेंट ने एक अजीब तरह से एक्सप्लेनेशन दी है जो कि डेफिनेटली गलत है। फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस अबाउट द पॉइंट टू कॉज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है बस, लेकिन देखें आप लोगों को मार्क्स स्कीम स्पेसिफाइड होकर आंसर देना होता है। ओके, तो मोमेंट की डेफिनेशन आप लोग देखें, अपने जो आपको क्लास में टीचर्स बताते हैं आपको उसी पे रिलाई करना चाहिए। इस बच्चे ने यहाँ अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन मार्क्स जो है वो लॉस्ट हो गए। ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा कि मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, राइट। गॉट इट। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन विच इज़ वेरी फेमस, अ ट्री ऑफ मास 270 kg। सो इस बच्चे का खैर ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर ही लिया होगा सब ने जब प्रैक्टिस की है पास्ट पेपर्स की। खैर इस बच्चे ने यहाँ पे कंपोनेंट्स की रेजोल्यूशन भी सही नहीं की। ठीक है, ये 1 टिक है, मींस ये वैल्यू इसने यहाँ पे ठीक निकाली है एक मोमेंट की। ठीक है, तो इसलिए 1 टिक लगा दिया एग्जामिनर ने, लेकिन उसके बाद जो है वो सारी रॉन्ग रीजनिंग है। और क्योंकि देखें इस क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ था ना शो दैट थीटा इज़ 25, तो इस तरह के क्वेश्चन में आंसर का मार्क नहीं होता। ओके, आप थीटा को 25 जैसे ज़बरदस्ती कुछ बच्चे लिख दें तो इसका मार्क्स नहीं मिलेगा, आंसर का मार्क नहीं होता जिन क्वेश्चन में शो दैट लिखा होता है, राइट। सारे मार्क्स वर्किंग के होते हैं, रिमेंबर। फिर नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट ने इसने दोनों ही मार्क्स लूज़ किए। रीज़न क्या थी? देखो सबसे पहली मिस्टेक इस बच्चे ने ये की कि क्योंकि ये इक्विलिब्रियम शो हो रहा है। इक्विलिब्रियम मीन्स यू हैव टू मेंशन अ क्लोज ट्रायंगल। क्लोज ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी इसने यहाँ पे एंगल्स भी मेंशन नहीं किए कि फोर्स का कितना एंगल होना चाहिए था। ये अराउंड 25 डिग्री एंगल होना चाहिए था। आर का जो एंगल है वो वेट से तकरीबन 37-38 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, और इससे फिर उसको क्लोज ट्रायंगल यूँ क्लोज करनी चाहिए थी, तो उसके बाद ये क्वेश्चन ठीक हो सकता था। नेक्स्ट बेटा, द ट्री एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 150 किलो पास्कल ऑन द टॉप ऑफ द पोस्ट, डिटरमिन सरफेस एरिया ऑफ ट्री इन कॉन्टैक्ट विद द पोस्ट। अब देखो बेटा उसने पोस्ट की बात की है इस क्वेश्चन में, तो पोस्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है ना, ये सपोर्ट पोस्ट है, ये 1800 न्यूटन फोर्स है। तो जब हम प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अब देखो इस बच्चे ने अगर फॉर्मूला लिखा होता तो 1 मार्क मिल सकता था। और कोशिश करें कि जैसे आपने पढ़ा है प्रेशर जो होता है फोर्स ओवर एरिया होता है, तो यहाँ से एरिया आएगा फोर्स ओवर प्रेशर, तो आप ये वाला फॉर्मूला लिखें जिसमें एरिया को सब्जेक्ट बना दिया गया हो, जो आपने डायरेक्ट यूज़ करना है, राइट। तो फोर्स जो है वो यहाँ पे 1800 न्यूटन हम पुट करेंगे, क्योंकि उस पोस्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 1800 न्यूटन की है, राइट। तो ये इस स्टूडेंट ने टेक्निकल मिस्टेक की यहाँ पे, राइट। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे ये ठीक है, सारी इसने कैलकुलेशन ठीक की हुई हैं। यहाँ पे दे आर कोहेरेंट एज दे आर ऑफ सेम वेवलेंथ, सो दिस इज रॉन्ग डेफिनेशन। You should know, all of you should know that coherent means constant phase difference. Okay, so that's wrong. उसके बाद बेटा हमने इन्हीं वेव्स के सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो बनानी है। देखो यहाँ पे इस बच्चे ने वेव बनाई है, 2 मार्क्स मिल गए यहाँ पे क्योंकि 2 टिक हैं, लेकिन ये जो BOD बॉक्स में लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बेनिफिट ऑफ डाउट, कि एग्जामिनर ने स्टूडेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है। अब बेनिफिट ऑफ डाउट ऐसी चीज़ है कि जो एग्जामिनर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। अब डाउट उसको किस चीज़ का है कि देखिए उसने ग्राफ में यहाँ डबलिंग की हुई है, ठीक है, डबल लाइंस हैं काफ़ी जगहों पे, ठीक है। तो इस वजह से एग्जामिनर को डाउट्स हैं जो कि आपने कोशिश करना है कि अवॉइड करें। आपकी प्रैक्टिस ही इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप एक ही स्मूथ लाइन से वेव बना सकें।
बार बार पेंसिल उठाई है इस बच्चे ने यहाँ पे, और जिसकी वजह से एग्जामिनर ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, मीन्स ये मार्क्स यहाँ पे लूज़ कर सकता था। उसके बाद ये इंटेंसिटी रेशियो, दैट्स फाइन। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन के अब एक बॉल जो है वो ड्रॉप हो रही है रेस्ट से और फिर रिबाउंड कर रही है। सो पहले पार्ट में यहाँ लिखना था वेदर कोलिजन इज इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन, अब देखो बेटा उसने डेफिनेशन ही बिल्कुल गलत लिखी, एज इट बाउंसेस एंड कम्स टू इट्स ओरिजिनल शेप। आप सबको पता होना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, या फिर रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन इक्वल होती हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन में जब उसने चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट किया है, तो देखें एग्जामिनर ने 1 टिक लगाया, मीन 1 मार्क वॉज गिवन बट आंसर वॉज रॉन्ग। वाई आंसर वॉज रॉन्ग? द रीजन इज दैट कि यू कैन सी ऑब्जेक्ट इज बाउंसिंग बैक, मीन्स इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो हमने पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज करे तो बेसिकली चेंज ऑफ मोमेंटम प्लस होता है, ऐड होती हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो इसको ये ऐड करना चाहिए था, जो इसने नहीं किया, सो 1 मार्क वॉज लॉस्ट। एक ये इसलिए मिल गया कि इसने फॉर्मूला सही लिखा है यहाँ पे। उसके बाद अच्छा नेक्स्ट पार्ट में देखें, ये इसने दोनों मार्क्स यहाँ पे दे दिए हैं एग्जामिनर ने, और बॉक्स में यहाँ लिखा हुआ है ECF, मीन्स एरर कैरिड फॉरवर्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग देख लें कि आप उसने, क्योंकि स्टूडेंट ने यही आंसर आगे यूज़ किया ना, तो एग्जामिनर ने उसको मार्क दे दिया, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड का। ओके, उसके बाद बेटा ये रेशो कैलकुलेट करनी थी, तो इसमें यहाँ पे एग्जामिनर ने उसको 3 में से 2 मार्क्स दिए हैं, 1 मार्क यहाँ दिया है और 1 मार्क यहाँ दिया है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को ये भी समझ आ सकती है कि देखिए आंसर स्पेस के बाहर उस बच्चे ने वर्किंग की हुई है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने उसको चेक कर लिया क्योंकि आगे कोई और क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है, एंड मार्क्स वॉज गिवन ऑफ दिस, राइट। बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये आप लोगों ने की ही होंगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट। अब ये ज़रा देखें बेटा, इस क्वेश्चन में इस बच्चे को 2 मार्क्स दिए गए हैं। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट किया वायर का, तो एक तो जाहिर है कि ये आंसर सही नहीं निकला इसका। ओके, सो अब क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए उसने जो वैल्यूज़ यूज़ की, इनमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस स्टूडेंट ने जो ग्राफ से रीडिंग की है ना वैल्यूज़ की, वो सही नहीं की, ठीक है, जिसकी वजह से एग्जामिनर ने एरर कैरिड फॉरवर्ड के 2 मार्क्स इसलिए दिए कि उसने जो वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेशन की है वो तरीका सही है। ओके, और उसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो TE मेंशन है, TE का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन एरर। बेसिकली इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने इसको ट्रांसक्रिप्शन एरर का भी मार्क दिया है। ट्रांसक्रिप्शन एरर ये होता है कि अगर आप क्वेश्चन से गलत वैल्यू रीड कर लें तो ट्रांसक्रिप्शन एरर की वजह से मार्क मिल जाता है। इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि सपोज़ करें आपके डाटा में कोई वैल्यू 32 है, आपने जल्दबाजी में उस 32 को सपोज़ करें फर्स्ट स्टेप में 32 ही लिखा, आगे उसको 52 लिख दिया और 52 को ही आगे कंटिन्यू करके आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया, तो आपको ट्रांसक्रिप्शन एरर के तौर पे मार्क मिल जाता है फिर भी, ठीक है, कि एग्जामिनर समझ सकता है कि इस बच्चे से जल्दबाजी में गलती हो गई वरना इसका कॉन्सेप्ट ठीक है। ओके, उसके बाद बेटा इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, डेफिनेटली यहाँ पे इसने फार्मूला भी नहीं लिखा और वैल्यूज़ गलत मेंशन की हैं, सो दैट्स व्हाई द मार्क वाज लॉस्ट। ओके, नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंपोनेंट, सो दिस इज ये बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है, ठीक है, तो ये ठीक हो गया। ये क्वेश्चन भी ठीक है, 2 मार्क्स गॉट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली इजी सेक्शन है, ठीक है, आप लोगों को भी इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह करके जाना चाहिए। अब ज़रा ये, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में जो लास्ट पार्ट होता है ये अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करता है, तो ज़रा हम इसको देख लेते हैं।
अब उसने ये कहा ना, वेरिएबल रेजिस्टर इज फिटेड विद अ स्केल सो दैट इट्स रेजिस्टेंस कैन बी एक्यूरेटली डिटरमिन्ड. ओके, द रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 240 इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अ रेजिस्टेंस x ऑफ अननोन. गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड with reference to ratios. Explain how this circuit can be used to determine the resistance. Yes, बेटा देखो, इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि गैल्वानोमीटर यहाँ नल पॉइंट शो कर रहा है. ठीक है, नल पॉइंट का मतलब है कि दोनों पार्ट्स की जो रेजिस्टेंस की रेशो होगी वो सेम होगी. ठीक है, तो एक तो यहाँ पे आपको गैल्वानोमीटर के नल पॉइंट का रेफरेंस देना चाहिए था, ये यहाँ पे नहीं दिया इसने, स्टूडेंट ने. Ratio of resistance will be used as we will adjust the ये पता नहीं क्या लिखा है, वेरिएबल रजिस्टर अकॉर्डिंग टू द रेशो. नहीं, बस इसने थोड़ा सा वर्डिंग में भी जो है वो स्टूडेंट ने कंफ्यूजन कर दी. ठीक है, तो बस आप सिंपली ये लिख सकते हैं कि रेशो ऑफ पेयर्स ऑफ रेजिस्टेंस विल बी सेम. ओके, मीन्स यू कैन राइट डाउन रेशो ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द टॉप ब्रांच विल बी इक्वल टू द रेशो ऑन द बॉटम ब्रांच. ठीक है, या लेफ्ट रेशो इज इक्वल टू राइट. तो एक नल पॉइंट का आ गया 1 मार्क और दूसरा आ गया रेशो ऑफ रेजिस्टर्स ऑन टॉप एंड बॉटम विल बी सेम. ज़रा देखते हैं इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन 6 का सी पार्ट है कि इसको एग्जामिनर ने कितने मार्क्स दिए हैं. ये इसके टॉप पे यहाँ होता है. ओके, देखें 1 मार्क भी नहीं मिला हुआ उसको यहाँ पे. राइट, ओके, अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. पार्टिकल फिजिक्स क्वेश्चन. सो व्हाट इज मेंट बाय फंडामेंटल पार्टिकल? सो डेफिनेशन इज रॉन्ग बेसिकली. अब इस स्टूडेंट ने देखें कि डेफिनेशन ही बेसिक याद नहीं की थी. फंडामेंटल पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. ओके, उसके बाद क्या है, अ न्यूक्लियस एक्स हैज़ 14 न्यूक्लियॉन्स एंड p प्रोटॉन्स. द रेशो ऑफ चार्ज टू मास फॉर न्यूक्लियस इज दिस. चार्ज टू मास रेशो का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अच्छी तरह देख के जाना है. आजकल ये रिसेंट पेपर्स में कई बार आ चुका है. ठीक है, चार्ज टू मास मीन्स चार्ज डिवाइडेड बाय मास. ओके, सो p प्रोटॉन्स हैं मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय E एलिमेंट्री चार्ज डिवाइडेड बाय मास. ओके, इन kg. ये आपकी चार्ज टू मास रेशो का कॉन्सेप्ट है. ओके, अब इस स्टूडेंट ने यहाँ पे ही ये गलत कॉन्सेप्ट यूज़ किया और ये XP जो लिखा हुआ है बॉक्स में, इसका मतलब होता है कि रॉन्ग फिजिक्स, यानी कि स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट ही सही यूज़ नहीं किया एंड ही लॉस्ट ऑल द मार्क्स. ओके, उसके बाद न्यूक्लियस एक्स अंडरगोज बीटा नेगेटिव डीके टू फॉर्म न्यूक्लियस. अब क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाने चाहिए थे और वही यहाँ यूज़ होने चाहिए थे. ठीक है, इसलिए एग्जामिनर ने इसका कोई मार्क अवॉर्ड नहीं किया. हालांकि उसका कॉन्सेप्ट ठीक है कि प्रोटॉन विल बी एडिड बाय 1, बट स्टिल वैल्यू यहाँ पे यूज़ होनी चाहिए थी. बाकी ये दोनों बातें उसने ठीक लिखी हैं, तो 2 मार्क्स वर गिवन. ओके, तो उसके बाद है अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट एंड स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर न्यूक्लियाई आर अंडरगो अल्फा डीके बीटा पॉजिटिव. तो ये बेटा ठीक है. तो बेसिकली ये क्वेश्चन है कंटिन्यूस रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जीज. तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि जब बीटा डीके होता है तो ये बेसिकली एविडेंस है बीटा डीके का कि एनर्जी जो एमिशन होती है वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती है. ठीक है, तो ये आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ लिया होगा. राइट, तो इस तरह ये पेपर था. अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इस ब्लैंक पेजेस पे कुछ नहीं लिखना होता. जैसे यहाँ पे देखें सीन मैंशनड है. सीन मीन्स एग्जामिनर देखता है कि वाकई ये पेज ब्लैंक ही है. इसी तरह यहाँ पे देखें सीन. राइट, तो ये बेटा सब कुछ बातें थी. आप लोग अगर इससे मैं ये वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे, अगर आप मुझे नहीं जानते तो कमेंट में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं. बट दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. राइट, ओके, अल्लाह हाफिज़.